हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर 9th क्लास ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे सामने हैं, ठीक है, और क्या क्या उनके काम हैं और कौन सी उनकी पावर्स हैं, ठीक है। so many topics we will discuss during this chapter. Okay, so first of all, need for political institutions. सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने पिछले जो चैप्टर हमने किए थे उसमें आपने देखा था कि डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि पीपल जो हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करती है, ठीक है, और वो रूलर्स आगे चल कर के कंट्री को गवर्न करते हैं और वो तभी अच्छे से वर्क कर पाएंगे अगर उनके ऊपर कोई ना कोई चेकआउट करने वाला है, कोई किसी पावर का उनके ऊपर कंट्रोल है। अदरवाइज़ कुछ टाइम के बाद वो डिक्टेटरशिप का रूप ले लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा जो कंट्री है वो गवर्न किया जाता है। सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर 3 सेपरेट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिनके पास सेपरेट पावर्स होती हैं और ये ही सारा डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसीजर है वो सारे का सारा इनके हाथों में होता है। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दैम एंड द जुडिशरी रिजॉल्व डिस्प्यूट्स दैट अराइज आउट ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। सो लेजिस्लेचर कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और थर्ड जो है जुडिशरी में जो सारी की सारी कोर्ट्स हैं कंट्री की वो सब आ जाती हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। मतलब जो झगड़े लोगों में पैदा होते हैं, चाहे वो कंट्री के हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, चाहे वो 2 पर्सन्स के हैं, कोई भी जो झगड़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली जुडिशरी उनको सॉल्व करती है, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव जो है वो है क्या एक्चुअली? दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी होती है कोई भी पॉलिसी डिसीज़न को इनिशिएट करने की। सारे के सारे डिसीजंस जो पॉलिसीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कानून बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर ये उनको इनिशिएट भी कर सकते हैं, उनको स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। द जुडिशरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस एंड रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट्स मीन्स के जो भी लोगों में झगड़े होते हैं उनको लीगली वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, कानून के आधार पर उनको सॉल्व किया जाता है। सो ऑल द कोर्ट्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड जुडिशरी। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था। द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1979, ठीक है। उस टाइम पे जो है जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तो इसको हम पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो बनाई थी, जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी उसमें उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि 27% जो वैकेंसीज़ हैं वो सिविल पोस्ट्स में या सर्विसेज जो अंडर द गवर्नमेंट है उनमें 27% रिजर्वेशन दी जाएगी उन लोगों को जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो ये इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। बहुत सारे लोग ये फील कर रहे थे कि ये जो रिपोर्ट है, जो रिज़र्वेशन की जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरे लोगों के साथ अनजस्टिस होगा।
ये अन्याय हैं, जो कुछ लोगों को रिजर्वेशन दी जा रही है, तो इसके कारण जो दूसरे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये एक नुकसानदायक पॉलिसी है, उनके साथ ये अनजस्टिस है। तो बहुत सारे लोग ये भी फील करते थे कि अगर ऐसी कोई पॉलिसी लागू होती है तो इससे कंट्री की यूनिटी को ख़तरा पैदा हो सकता है, ये जाति भेदभाव को बढ़ावा देगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट द वेल टू डू पर्सनस फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिसीविंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो लोग चाहे वो बैकवर्ड हैं, अगर वो बहुत अच्छे हैं, रिच पीपल हैं, तो उनको इस ये जो पॉलिसी है उसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कई बार जो हमारे पास ऑलरेडी जो लॉस बने होते हैं उनमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तभी अच्छे से वर्क कर सकती है अगर उसकी सारी की सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट मेक ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता है कि कंट्री का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो और कैबिनेट जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं सारे के सारे, कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, वो इन्हीं के हाथों में होता है। The civil servants are also responsible for taking steps to implement the policy decisions। तो कौन इनको इम्प्लीमेंट करता है? डिसीज़न तो ले लिए, अगर डिसीज़न लेने के बाद वहीं पड़े रहे, उनको इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए तो फिर उसका क्या यूज़ है? तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। सो आगे हमारी कोर्ट जो है वो उन्हीं के आधार पर डिस्प्यूट्स के फैसले करती है, ओके। पार्लियामेंट क्या है? ये एक नेशनल असेंबली है, ठीक है, जो जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोग उनको इलेक्ट करके भेजती है। तो द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एट द स्टेट लेवल, दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ अथॉरिटी ऑफ इनेक्टिंग लॉज, ये इनेक्ट करती है, लॉज को फोर्स में लेकर आती है। इट कैन ऐड न्यू लॉज एंड दैट कैन चेंज द लॉज, ठीक है। So national policy and important public issues also are discussed in the parliament। सारे के सारे issues या laws जो भी बनते हैं वो पार्लियामेंट में ही उनके ऊपर डिबेट्स करवाई जाती हैं, वहीं पर वो डिस्कस किए जाते हैं और तब जाके कोई जो पॉलिसी या कानून है वो फाइनल होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं और इसके 3 मेन जो ऑर्गन्स हैं, पहला है प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है जिसमें 250 मेंबर्स होते हैं और उनमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एंड राज्यसभा इज़ इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड द टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स। राज्यसभा के मेंबर भी इलेक्टेड होते हैं, तो जो हमारी अलग अलग स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। सो द टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 6 ईयर्स। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर्स होता है और 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद इनके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह सारे के सारे मेंबर्स को रिटायर होने के में 6 साल लगते हैं, तो इसीलिए इसकी टर्म जो है 6 साल मानी जाती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये आपने याद रखना है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। और लोकसभा दैट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लोकसभा के मेंबर जो हैं उनमें 552 मेंबर्स हैं और 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ के हैं एंड 2 जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। सो इसका जो स्पीकर है वो सारे सेशंस को प्रेसाइड करता है, ओके। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।